गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ ड्रैगन, अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स स्टोरीज है वेस्टेरोस जैसी हार्श जगह की। और बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जगह जितनी हार्श होगी उतना ही जबरदस्त वॉरियर पैदा होगा। और वेस्टेरोस के खतरनाक माहौल ने हमें मिलवाया है एक से एक खतरनाक वॉरियर से। मैं अभी असली नाम नहीं लूंगा, पर सोर्ड ऑफ द मॉर्निंग के हाथ में उसकी एंसेस्ट्रल तलवार डॉन के साथ उसे कोई नहीं हरा सकता। द किंग स्लेयर सिर्फ 15 साल की उम्र में नाइट बना। बैरिस्टन द बोल्ड की ब्रेवरी के गाने लिखे जाते हैं। स्नो ऑफ विंटरफेल सबसे हार्श एनवायरनमेंट में ट्रेन हुआ है। डीमन ऑफ द ट्राइडेंट के वॉर हैमर को नेड स्टार्क भी उठा नहीं सकता था। और अपने रोग प्रिंस को हमने देखा ही था, जब उसके हाथ में उसकी वेलेरियन स्टील डार्क सिस्टर हो तो अच्छे से अच्छे वॉरियर उसके आगे नहीं टिकने वाले। और इसी खुशी में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टॉप 10 वॉरियर्स ऑफ वेस्टेरोस। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ड्रोगो। वेस्टदोथ्राक का ओजी ट्राइबल चीफ खाल ड्रोगो एनी डे एक ऐसा वॉरियर था जिसे आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि वो तो स्टोरी की बिगनिंग में ही मारा गया था, पर नैरेटिव वाइज अगर आप देखो तो खाल ड्रोगो को मारने के लिए भी जहर का इस्तेमाल किया गया। वेस्टदोथ्राक के नियमों के अनुसार एक दोथराकी हमेशा अपने बाल बढ़ाते हैं और वो उसे तभी काटते हैं जब वो किसी लड़ाई में हार जाएं। तो खाल ड्रोगो पूरे दोथराकी कबीले में सबसे लंबी चोटी लेकर घूमता था, जिसका मतलब है कि ये वॉरियर अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से नहीं हारा। आप सोच कर देखो, दोथराकी वॉरियर्स जो अपनी ब्रुटैलिटी के लिए जाने जाते हैं, उस ब्रुटैलिटी में भी खाल ड्रोगो सबका बाप था। एक ऐसा कबीला जहां सिर्फ पावर का बोलबाला है, एक कबीला जहां कोई भी वॉरियर बिना किसी डर के सीधे कबीले के सरदार को किसी भी दिन चैलेंज कर सकता है। वहां पर खाल ड्रोगो इतने सालों से अपना राज बनाए हुए था। ये चीज बताती है कि खाल किस लेवल का वॉरियर था। नंबर 9, द हाउंड। सैंडोर क्लिगेन थ्रोन का वो वफादार शख्स था जो बिना एक शब्द के पूरी जिंदगी वफादारी निभाते आया था। सैंडोर क्लिगेन उन कुछ शख्स में से है जो कि पूरी किंग्स लैंडिंग में बदनाम था और उसके बारे में कोई अच्छी चीज फेमस नहीं थी। पर जो चीजें हाउंड के बारे में फेमस थी वो था उसका सोर्ड स्किल और उसका एक हाईली एजाइल फाइटर होना। उसके इतने बड़े शरीर के बाद भी। अब यहाँ पर कुछ लोग मुझसे कह सकते हैं कि मैंने हाउंड के भाई सर ग्रीगोर क्लिगेन यानी कि माउंटेन को क्यों नहीं रखा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि माउंटेन भले ही एक फॉर्मिडेबल नाइट था, पर वो बहुत ही ज्यादा अपने ब्रूट स्ट्रेंथ और साइज पर डिपेंडेंट था, अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के बजाय। और इसी वजह से कॉम्बैट स्किल्स के मामले में हाउंड अपने भाई से बहुत बेहतर था। और इसका प्रूफ हमें शो में मिलता भी है जब ट्रायल बाय कॉम्बैट में हाउंड सर बैरिक डोंडारियन को हरा देता है, वो भी तब जब उसका बायां हाथ जल गया था। वहीं वॉर ऑफ द 5 किंग्स में हाउंड एक के बाद एक कई बैटल्स लड़ता रहा और सर्वाइव भी करता रहा। वहीं ब्रियन ऑफ टार्थ के भी पसीने छूट गए थे हाउंड को टेक डाउन करने में। नंबर 8, द रोग प्रिंस। डेमन टारगेरियन वेस्टेरोस के इतिहास का वो शख्स है जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में से एक है, पर डेमन ने हमेशा ये प्रूव किया था कि अगर बात शेयर कॉम्बैट स्किल्स की हो तो वो किसी से भी कम नहीं है। वहीं उसके लेजेंडरी वेलेरियन स्टील डार्क सिस्टर के साथ वो टारगेरियन डायनेस्टी के वन ऑफ द लेजेंडरी वॉरियर्स में से एक माना जाता है। इतना फेमस कि बुक्स में एक पल का जिक्र है जहां ब्रैन अपनी नानी से प्रिंस डेमन की कहानी सुनाने को कहता है। पर ऐसा नहीं है कि डेमन की कहानियां मनगढ़ंत थी। स्टेपस्टोन्स के कैंपेन में डेमन ने काउंटलेस एनिमीज को अकेले मारा था, पर क्रैप फीडर के साथ उसकी लड़ाई में डेमन ने अकेले जो पूरी एक आर्मी के अगेंस्ट चार्ज किया था उसका तो क्या ही कहना। दुनिया ने पहली बार देखा था कि डेमन टारगेरियन ना ही सिर्फ फियर्स है, बल्कि वो ऊपर से इतना खिसका हुआ जरूर है कि उसके अंदर डर जैसी कोई भावना ही नहीं है। और जिस तरह से वो केव के अंदर से उनके लीडर की आधी बॉडी के साथ बाहर आता है और सिर्फ अपने दम पर 50 से भी ज्यादा लोगों को मार डालता है, वो प्रूव करता है कि डेमन किस लेवल पर था। वहीं गॉड्स आई के ऊपर उसने प्रूव किया कि चाहे उसके जीतने के चांसेस नियर जीरो ही क्यों ना हो, अगर उसने मन बना लिया तो वो अपने सामने वाले को हरा कर ही मानेगा। नंबर 7, द किंग मेकर। द लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्सगार्ड। सर क्रिस्टन कोल को डांस ऑफ द ड्रैगन्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कहा जाता है, एक ऐसा सोर्ड्समैन और नाइट जिसके लेवल पर उस एरा में कोई भी नहीं था। आप क्रिस्टन कोल का कैलिबर इस बात से जान सकते हो कि ये बंदा किंग्सगार्ड का कमांडर था। वही अगर हम बात करें स्किल्स की तो सर क्रिस्टन प्रिंस डेमन को ना ही सिर्फ जाउस्टिंग में हराता है, बल्कि जाउस्टिंग के बाद सोर्ड फाइट में भी वो डेमन को हरा चुका था। अब शो में तो ये दिखाया गया था कि डेमन भी अच्छी फाइट दे रहा था, पर बुक्स में ये फाइट थोड़ी अलग थी। फायर एंड ब्लड बुक में साफ था कि सर क्रिस्टन को कोई दिक्कत नहीं हुई थी डेमन को हराने में। वहीं क्रिस्टन कोल इस लेवल पर स्किल्ड था क्लोज कॉम्बैट में भी कि हार्विन स्ट्रॉन्ग तक को वो हरा चुका है। और उस फाइट में क्रिस्टन ने हार्विन का कॉलर बोन तोड़ दिया था। वही डांस ऑफ द ड्रैगन के दौरान क्रिस्टन कोल ही वो इंसान था जिसकी बेमिसाल वॉर लीडरशिप की वजह से उसे द किंग मेकर का टाइटल भी मिला था। नंबर 6,
डीमन ऑफ द ट्राइडेंट। अब बात हो रही है रॉबर्ट बराथियन की। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि अपने प्राइम में रॉबर्ट एक चलता फिरता हैवक था। आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 1 में मेस्टर पाइसल का डायलॉग याद होगा जब वो कहते हैं कि किंग रॉबर्ट अपनी जवानी में किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थे। आप सोच कर देखो, 6.5 फीट की हाइट, दानव जैसा शरीर, तलवार की जगह एक ऐसा भारी भरकम वॉर हैमर लेकर लड़ना जिसका वजन इतना ज्यादा था कि नेड स्टार्क अपनी जवानी में भी उस हैमर को बेयरली हिला पाता था। नेड स्टार्क जो ग्रेट सोर्ड यूज करता था, इनफैक्ट ये भी कहा जाता था कि रॉबर्ट का वो हैमर इतना भारी था कि उसके अलावा वो कोई नहीं उठा पाता था। रॉबर्ट बराथियन का कंक्वेस्ट इतने भयानक लेवल पर था कि किंग एरीज की आर्मी जल्दी हिम्मत नहीं करती थी बैटलफील्ड में रॉबर्ट से लड़ने के लिए। बैटल ऑफ ट्राइडेंट में सर बैरिस्टन को भेजा गया था ताकि वो रॉबर्ट का बीच वॉर में कत्लेआम मचाना रोक सके। वहीं उसी बैटल में रेगा टारगेरियन भी था और वो अपने फुल बॉडी आर्मर के साथ रॉबर्ट पर चार्ज करता है एंड गेस व्हाट, रॉबर्ट का बस एक हैमर ब्लो काफी था और प्रिंस रेगार का पूरा आर्मर टूटते हुए वो हैमर उसके चेस्ट को क्रश कर देता है। रॉबर्ट का ब्रूट फोर्स उसे ऐसे लेवल पर रखता है जो कि बैटल ऑफ ट्राइडेंट जैसे ब्लेडी बैटल में भी सरवाइव कर गया। नंबर 5, द किंग्सलेयर। अब बात हो रही है जेमी लैनिस्टर की और हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राइम जेमी लैनिस्टर की, जब उसके पास दोनों हाथ थे। अब कई सारे लोग जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है वो इस बात पर पकड़ नहीं बना पाते कि जेमी किस लेवल पर बैडस था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो वेस्टेरोसी सोसाइटी में अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जहाँ आपकी फैमिली हिस्टोरिकली वॉर्स का हिस्सा रही है और अगर आप भी ट्रेनिंग करके वॉरियर बनते हो तो आपको नाइटहुड दिया जाता है। अगर आप एक नाइट के लेवल पर स्किल्ड हो जाओ, पर उसके बाद जितने भी नाइट्स होते हैं उनमें भी जो सबसे हाईली स्किल्ड होते हैं यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट नाइट्स, उन्हें किंग्स गार्ड में रखा जाता है। और जेमी लैनिस्टर सिर्फ 15 साल की उम्र में किंग्स गार्ड का नाइट था। जी हाँ दोस्तों, ये बच्चा 15 की उम्र में पूरे वेस्टेरोस के बेहतर नाइट से भी ज्यादा बेहतरीन था अपने फाइटिंग स्किल्स में। और पूरे वेस्टेरोस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई 15 साल की उम्र में किंग्स गार्ड में शामिल हो जाने जितना केपेबल हो। रॉबर्ट के रेजीम के दौरान पूरे 7 किंगडम्स में ऐसा एक भी वॉरियर नहीं था जो कि जेमी लैनिस्टर को हरा सके या फिर टक्कर दे सके, सिवाय एक को छोड़कर। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर, जेमी लैनिस्टर इस लेवल का मॉन्स्टर था कि बैटल ऑफ स्प्रिंग वुड्स में भी वो रॉब स्टार्क की आर्मी के कत्लेआम को अकेला रोक रहा था और उसने दर्जनों लोगों को अकेले निपटा दिया। वो तो एक मौके पर वो आउट नंबर हो गया और उसकी तलवार भी अटक गई एक नॉर्थमैन में। इस वजह से रॉब स्टार्क उस पर पकड़ बना पाया, वरना एनी डे अगर बात बैटल की आती है देन ऑलवेज बेट ऑन सर जेमी लैनिस्टर। नंबर 4, डंक। इस सेक्शन में मैं स्पॉयलर्स अवॉइड करूंगा। अपना हेज नाइट सर डंकन द टॉल, जिसने अपने ऑनर से पूरे वेस्टेरोस को दिखाया कि ऑनरेबल होना पावरफुल होने से भी ज्यादा जरूरी होता है। एक आम बैकग्राउंड से आने के बाद भी डंक ने सिर्फ अपनी मेहनत, लॉयल्टी और कॉम्बैट स्किल्स के दम पर एक ऐसा नाम बनाया कि बाद में उसे किंग्स गार्ड का हिस्सा बनाया गया। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी हाइट या ब्रूट फोर्स नहीं थी, बल्कि हर फाइट में शांत दिमाग रखना और कभी भी गलत रास्ता ना चुनना था। इसी वजह से उसके बारे में आज भी रिस्पेक्ट के साथ बात की जाती है, जिसके साथ साथ व्हाइट बुक, जिसे बुक ऑफ ब्रदर्स भी कहा जाता है, उसमें उसके लिए 4 पेजेस लिखे गए हैं। और अगर किसी वॉरियर को उसके ऑनर के लिए याद रखा जाए तो उस लिस्ट में सर डंकन का नाम हमेशा टॉप वॉरियर्स में आता है। नंबर 3, बैरिस्टन द बोल्ड। सर बैरिस्टन सेल्मी वेस्टेरोसी वॉर स्टोरीज का वो वॉर हीरो जिसके लेजेंड्स गाए जाते हैं। सर बैरिस्टन वॉरियर्स के बीच एक अलग ही क्लास के थे और यही वो शख्स है जो 70 साल की उम्र के बाद भी प्राइम जेमी लैनिस्टर को टक्कर देने की काबिलियत रखते थे। अब सर बैरिस्टन के बारे में शो में उतना नहीं दिखाया गया, पर बुक्स में उनके बारे में बहुत जिक्र है, जहां ये बताया जाता है कि बैटल ऑफ ट्राइडेंट में जब रॉबर्ट और उसकी आर्मी के अगेंस्ट सर बैरिस्टन गए थे, तब सर बैरिस्टन को रॉबर्ट से दूर रखने के लिए रॉबर्ट की आर्मी सर बैरिस्टन पर चार्ज कर चुकी थी और ये बंदा पूरी आर्मी के झुंड से अकेला लड़ रहा था। बुक में नेड स्टार्क के मेंशन भी करता है कि सर बैरिस्टन को रिस्ट्रेन कर पाना नामुमकिन सा होता जा रहा था, क्योंकि वो एक के बाद एक सोल्जर्स के झुंड को काटते जा रहा था। आप शो में भी सर बैरिस्टन का ऑरा फार्मिंग देख पाओगे जब जॉफरी उन्हें किंग्स गार्ड से निकाल देता है कि किंग्स गार्ड के सारे नाइट्स मिलकर भी उन्हें नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो इस उम्र में भी उन सभी नाइट्स को गाजर मूली की तरह काट कर रख सकते हैं। इन सब के ऊपर सर बैरिस्टन को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जहां जब मैड किंग को कैद कर लिया जाता है तब पूरी आर्मी के बजाय सर बैरिस्टन अकेले जाते हैं और मैड किंग को बचाकर ले आते हैं। नंबर 2, द ड्रैगन नाइट।
सर एमन टारगेरियन यानी द ड्रैगन नाइट एक ऐसा किंग्सगार्ड नाइट था जिसे पूरे वेस्टेरोस में ऑनर और सोर्ट्समैनशिप का सिंबल माना जाता था। लॉर्ड क्रिगेन स्टार्क से भिड़ने वाला उसके कजिन डैरोन टारगेरियन पर जब डॉर्निशमैन ने अटैक किया तो उनके 3 किंग्सगार्ड मारे गए, एक भाग गया और सिर्फ बचा एमन टारगेरियन जिसने 2 बिट्रेयर्स की जान ले ली पर फिर भी पकड़ा गया। उसे छुड़ाया किंग बेलॉर द ब्लेस्ड ने एक ऐसे पिट से जिसमें वाइपर्स थे। वहां से बेलॉर को अपने कंधे पर लेकर गया एमन, पर जब उसका बड़ा भाई एगॉन 4 टारगेरियन राजा बना तब एमन पर इल्जाम लगाया सर मॉर्गिल हेस्टविक ने कि उसका क्वीन नेरिस के साथ चक्कर है जो कि एमन की बहन थी। तब शुरू हुआ ट्रायल बाय कॉम्बैट जिसमें एमन ने मॉर्गिल को खत्म कर दिया। किंग एगॉन 4 टारगेरियन हमेशा एमन को नीचा दिखाता था। उसने जब उसे एक टूर्नी में हिस्सा लेने नहीं दिया तो वो एक मिस्ट्री नाइट बनकर उस टूर्नी में हिस्सा लेता है और उसे जीतकर अपनी बहन को क्राउन पहनाता है। हालांकि बेशक एगॉन 4 उसे नीचा गिराने की हर कोशिश करता रहा पर एमन ने अपना ऑनर नहीं छोड़ा, बल्कि वो मारा गया एगॉन 4 को बचाते हुए। उसके मरने के बाद भी एगॉन 4 उसका नाम खराब करने की कोशिश करता रहा, पर इसका उल्टा हुआ। एमन के मरने के बाद उसे जाना गया ड्रैगन नाइट के नाम से, जबकि एगॉन 4 के मरने के बाद उसे जाना गया एगॉन द अनवर्दी के नाम से। नंबर 1, सोर्ड ऑफ द मॉर्निंग, द ग्रेटेस्ट वॉरियर इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टेरोस, सर आर्थर डेन। इस बंदे से जुड़ी हर बातें मिथिकल हैं, जैसे कि सर आर्थर की तलवार डॉन। कहा जाता है कि सर आर्थर डेन की एंसेस्ट्रल तलवार एक हर्ट ऑफ फॉलन स्टार से फॉर्ज की गई थी, और कहा जाता है कि जब तक सर आर्थर के हाथ में उनकी तलवार डॉन है तब तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो सर आर्थर को हरा दे। ये आदमी किस लेवल पर था उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ तो रॉबर्ट्स रेबेलियन के टाइम पर जब नेड स्टार्क अपनी बहन लियाना को ढूंढने निकला था तब टावर ऑफ जॉय में उसकी मुलाकात सर आर्थर से होती है। अब चूंकि आर्थर किंग एरीज का वफादार था तो नेड कहता है कि अब आपको सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि मैड किंग मारा जा चुका है और रॉबर्ट अब गद्दी का नया मालिक है। तो इस पे सर आर्थर कहता है कि तुम और तुम्हारा वो दोस्त बस इसीलिए जीत पाया बच्चे क्योंकि मैं उस वक्त किंग्स लैंडिंग में मौजूद नहीं था। और ये बात आर्थर प्रूव भी कर देता है जब वो अकेले नेड जो कि अपने प्राइम में था और उसके साथ उसके 6 लोग भी थे, उन सभी में से 5 को तो सर आर्थर अकेले मार डालते हैं और नेड को बुरी तरह हरा देते हैं। वो तो वहां पर हाउलैंड रीड भी था जो कि पीछे से आर्थर पर अटैक करता है, वरना उस दिन नेड भी मारा जाता। तो अपने प्राइम में भी सर आर्थर को धोखे से मारा गया, नहीं तो कोई उसको रोक नहीं सकता था। तो ये थे वेस्टेरोस के ऑल टाइम बेस्ट वॉरियर्स। देखो बेस्ट वॉरियर सिर्फ स्किल पर ही डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि वॉरियर किस एरा को बिलोंग करता है, ये डिपेंड करता है उसके आगे कैसे मौके आए खुद को प्रूव करने के, यहाँ तक कि उसके लॉर्ड, प्रिंस या किंग ने उसे क्या ऑर्डर दिए किस बैटल में। ये रीजन है कि सिर्फ ग्रेटेस्ट फाइटर या सोर्समैन होना ही काफी नहीं है, ऑनरेबल होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि बिना ऑनर के ग्रेटनेस नहीं आती। अच्छे फाइटर को आज याद रखा जाएगा पर एक ऑनरेबल फाइटर को समय के अंत तक कोई नहीं भूल सकता। इसलिए सर डंकन द टॉल के लिए बुक ऑफ ब्रदर्स में 4 पेजेस लिखे गए थे। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है इस लिस्ट के बारे में। इस लिस्ट में आपका फेवरेट वॉरियर कौन सा था या आपका फेवरेट वॉरियर इस लिस्ट में नहीं है? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। टॉप 10 लिस्ट अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। अभी इसी टॉप 10 लिस्ट की तरह हमने ड्रैगन्स को भी रैंक किया है, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।